नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर रिवीजन क्लासेस। ये आपका क्लास नंबर 6 है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल हमारे जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय के जो सचिव हैं लव अग्रवाल, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहा गया कि हमें अब कोरोना के साथ रहने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेना चाहिए। मतलब अब गवर्नमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपसे ये बोल रही है कि अब आप लोग खुद ब खुद आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाएं जो कोरोना से, मतलब हम लोग अब हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत कर ले कि हम लोग कोरोना से लड़ सके। इस जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इसके कुछ अलग अलग सबका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए तो नहीं दी है कि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे इससे पीछे हट रही है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, या सिचुएशन गवर्नमेंट के हाथ से बाहर है ना। एक पर्सपेक्टिव ये जाता है कि गवर्नमेंट लोगों को ये बताना चाहती है कि आप लोग पैनिक ना करें, आप लोग घबराए मना, आप लोग इस बीमारी के साथ ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ इसके साथ आप एडजस्ट करने के लिए खुद को अडॉप्ट कीजिए, खुद को आप इस तरह से समाहित करने का इसमें प्रयास कीजिए। देखिए, जो कुछ भी हो, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी कहा है या उसका जो भी मतलब होता है, लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि कोरोना की जो ये महामारी है, जो ये बीमारी है, इसके कारण आज भारत में हालात मतलब बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कुछ डाटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि ये मैं किस लिए कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, 30 जनवरी को लगभग हमारे इंडिया में एक केस था कोरोना पॉजिटिव का। 30 जनवरी, आप एक सीक्वेंस समझिए, 30 जनवरी को इंडिया में एक केस था। उसके बाद फरवरी में शायद 2-3 केस रजिस्टर हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। 5 मार्च तक आपका 30 केसेस थे बस पूरे इंडिया में, अगर हम बात करें 30 केसेस, 30 5 मार्च। उसके बाद का आप देखिए अब कैसे स्टार्ट होती है प्रोसेस। 15 मार्च को 114 केस आए इंडिया में। 25 मार्च तक आपके 657 केसेस थे। आप इसको बेशक नोट करके देख लेना, इसकी आप ग्रोथ रेट, इसकी इंक्रीजिंग रेट देखना आप लोग। 15 मार्च को आपको 114 केसेस थे, 5 मार्च को आपके 657 केसेस थे, 31 मार्च को आपके 1397 केसेस थे, 5 अप्रैल को 4289 केसेस थे, है ना, और 10 अप्रैल को आपके 7600 केसेस थे। 10 अप्रैल को 7600 केसेस थे। अब चिंता की बात है, 30 अप्रैल को मतलब 20 दिन के गैप में ही ये केसेस की संख्या बढ़ के होगी आपकी 34,863। ये ऑफिशियल डाटा है, ये मैं अपने आप पास से, ये अपने आप नहीं बना रहा हूँ। मतलब 30 अप्रैल को आपका ऑफिशियल डाटा है कि 34,863 आपके पास पॉजिटिव केसेस हैं। 5 मई को, 3 दिन पहले तक के हालात बताएं तो लगभग 49,400 केसेस थे 5 मई को। और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, अभी तो शायद लगभग 60,000 तक ये पहुंच ही चुका, 60,000 तक, और 10 मई तक आपका ये 70,000 पहुंच जाएगा आंकड़ा। 20 मई तक ये लगभग 1,40,000, और इस महीने के ख़त्म होते होते ये आपका लगभग 3 लाख तक ये आंकड़ा जा सकता है। तो सोच के देखिए कितनी चिंता की बात है ये। सोच के देखिए कितनी चिंता की बात है। एक बार आप इन आंकड़ों को देखिए, दूसरी तरफ आप हमारे इंडिया का जो हॉस्पिटल का, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसकी तरफ देखिए। आप खुद समझ जाओगे कि गवर्नमेंट ने जो कहा है वो क्यों कहा है और सोच समझ कर कहा है। लेकिन वही बात है
परिस्थिति कोई भी हो, हम लोग आशा नहीं छोड़ सकते, हम लोग मेहनत नहीं छोड़ सकते और हम लोग अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकते। आप लोग उम्मीद किससे कर सकते हो? जो लोग समझते हैं सिचुएशन को, उन्हीं से तो उम्मीद कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा कि इस इनिशिएटिव का मूल पर्पज़ था कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस सिचुएशन को कंट्रोल कराने में गवर्नमेंट की मदद कीजिए। ऐसा कोई डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट के साथ कुछ को कोऑपरेट करके कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी आप गवर्नमेंट की ही हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए आप किसी कोई परिवार है, कोई गरीब परिवार है, उसके पास राशन नहीं, आप उसको अगर राशन प्रोवाइड करा रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं प्रोवाइड कराओगे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, और गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी तो गवर्नमेंट के संसाधनों की खपत होगी, और वो संसाधन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में लगा सकती थी। समझ रहे हो आप इस बात को? उसका यूज कर सकती थी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में, लेकिन उसको अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ा। तो इसी सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए, आप सहायता करने के लिए ये प्रयास कर सकते हो कि जितने लोगों तक आप लोग पहुँच बना सको अपनी, जितने लोगों की आप लोग सहायता कर सको, आप प्लीज़ कीजिए, ठीक है ना। आप कीजिए, क्योंकि वैक्सीन बनने में अभी टाइम है, अभी कोई वैक्सीन बनने नहीं वाली है, हकीकत की बात है। और जिस तरह से केसेस महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मैंने उस दिन भी कहा था लेक्चर में कि आप लोग खुश मत होइएगा कि ग्रीन जोन में आपका एरिया आ गया तो वो रेड जोन में नहीं जा सकता। ये खुश होने वाली बात नहीं है कि आपका ग्रीन जोन में आ गया तो रेड में नहीं जा सकता। अगर आप लोगों ने एहतियात नहीं बरती या आप लोगों ने सावधानी से काम नहीं लिया, प्रिकॉशन नहीं लिया, तो एरिया को कन्वर्ट होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ वैसा ही हुआ भी है, आज के न्यूज़पेपर में है, आप लोग पढ़ सकते हो कि कई ज़िले हैं जो ग्रीन जोन में थे और अब रेड जोन में शामिल हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तब तक चलेंगी जब तक इस चीज़ का कोई इलाज मिल नहीं जाता, और तब तक आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग एथिकल पर्सन हैं जो नैतिकता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सहायता कीजिए, आगे आइए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, ठीक है ना। और एक बार प्लीज़ करके देखिए, आप दूसरे की किसी की सहायता करके देखिए, फिर आप फीलिंग देखिए अंदर से क्या फीलिंग आती है आपको। वो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है। उसको आप घर में पबजी खेलते हुए या सारा दिन वेब सीरीज़ या टीवी देखते हुए आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अब ऐसा है कि कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो पढ़ाई करते रहते, ठीक है भाई, आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके पास अभी पढ़ाई का ही आपका जिम्मेदारी, आपको करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार दिन में 12 घंटे आप पढ़ ही रहे हो। अगर कोई ऐसा कर रहा तो सच में फिर वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कीजिए लोगों की मदद। दूसरा, कल एक क्वेश्चन आया कि सर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने का मन भी करता है, बट जब पढ़ने बैठता हूँ तो फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, दिमाग में कई तरह के विचार पैदा हो जाते हैं, दिमाग इधर उधर चला जाता है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात मैं उनको यही सलाह दूंगा, एक तो आप सुबह उठते ही थोड़ा मेडिटेशन वगैरह ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है जो जिसमें नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आनी स्वाभाविक है, आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे लड़ना भी ज़रूरी है और उससे जीतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा? मेडिटेशन कीजिए, ओम शब्द का उच्चारण कीजिए, या जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठो, लाइक आप मान लो आप लोगों ने सुबह 10 बजे पढ़ना स्टार्ट किया है,
तो पहले ही रात को आप लोग अपना शेड्यूल बना लीजिए अपने दिमाग में कि भाई कल मेरे को लाइक लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर, एनसीईआरटी के जियोग्राफी के 1-2 चैप्टर, या हिस्ट्री का विपिन चंद्रा का 1-2 लेसन, मतलब इस तरह से आप लोग अपना दिमाग में एक चार्ट बना लीजिए कि मेरे को कल ये पॉइंट करने हैं। करंट अफेयर का मेरे को रिवीजन करना है 10 पेज का, इस तरह से। अब कंसंट्रेशन बनाने की अगर बात आती है तो क्या कीजिए, लाइक लंबे समय तक कंसंट्रेशन बनाना मुश्किल हो जाता है कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि हमें मज़ा आता है पढ़ने में, तो हम लोग लगातार 1.5 घंटा भी आराम से, 2-2 घंटा भी आराम से पढ़ लेते हैं। तो जिसका भी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है वो काम कीजिए आप, लाइक जैसे आपने मान लो एनसीईआरटी का ही है, आप कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो किसी क्लास की, मान लो आप 11th क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आप उसका फर्स्ट चैप्टर मान लो पढ़ो, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में पढ़ा जाएगा, 15-20 मिनट में पढ़ा जाएगा। पढ़ के उसको बंद करके आप बैठो आराम से, आंखें बंद करके बैठो आराम से, और जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में एक बार रिपीट कर लो। जो भी आपने पढ़ा है उसको दिमाग में आप रिपीट कर लो 10 मिनट के लिए, बस आंखें बंद करके उसको रिकॉल करने की आप कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना, वो कंसोलिडेट हो जाएगा आपका जो भी आपने पढ़ा है, वो एक रॉ मटेरियल है, वो अभी तक एक कच्चा पदार्थ था जो आपने है आपके दिमाग के अंदर गया है। अब उसको कंसोलिडेट करने के लिए आप उसको 10 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठो, वो फिर कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक 10 मिनट का किया आपने, तो आपका 15 मिनट वो 10 मिनट ही है, 25 मिनट ही होगी। फिर आप 5 या 10 मिनट का आप रेस्ट ले लो, कोई सॉन्ग सुनना आपको सॉन्ग सुन लो, या कुछ देखना है या कुछ न्यूज़ देखनी है, जो भी कुछ करना आप कर लो 5-10 मिनट। फिर ऐसे ही करके आप लोग कुछ उठाइए, फिर यही प्रोसेस कीजिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप लोग टेस्ट पेपर सोल्व करें तब आप लोग इस पद्धति को ना अपनाएं। टेस्ट पेपर को फिर आप एग्जामिनेशन हॉल की तरह ही ट्रीट करें, लाइक जो 2 घंटे आपके, उसको फिक्स 2 घंटे ही रखिए, उससे बल्कि आप उसको 1 घंटा 35 या 40 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर ऐसा मत करना 10 मिनट का रेस्ट लिया, 5 सवाल किए, फिर 15 मिनट का, पता चला 4 घंटे से लगे हुए और एक पेपर ही सोल्व कर रहे हैं। टेस्ट पेपर सोल्व किया, जो ठीक है आपका वो आपने मिलाया, वो तो ठीक ही है, वो आपको आता है तो इसलिए वो ठीक ही है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे। तो जो नहीं आते हैं और जिनमें कन्फ्यूजन है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, और उसका रिवीजन मार लो, बस। आसान है, कंसंट्रेशन भी बन जाएगा, बोझ भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और आप जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ के उसको कंसोलिडेट भी कर लोगे, आप उसको डाइजेस्ट भी कर लोगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं अब स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट बनाइए आप, अभी हाल ही में लाइक कि अभी जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके कारण एक योजना बार बार न्यूज़पेपर में आ रही है, लिखिए उसके बारे में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा अभियान, ठीक है। आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा किसानों की आय को कहा गया कि हम लोग 2022 तक दोगुनी करेंगे। शायद अब तो ये मुश्किल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ, इसका सभी क्षेत्रों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो पहले ही एक प्रकार से मारा हुआ है, उसके ऊपर तो और ज़्यादा मार पड़ेगी। तो किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक, गवर्नमेंट के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, अशोक दिलवई नाम के अध्यक्षता में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो उन्हीं रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा पीएम आशा योजना को लॉन्च किया गया।
मैं जैसे बोल रहा हूँ आप इसको लिख भी सकते हैं कि पीएम आशा योजना अशोक दिलवाई समिति 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास, 2022 तक, सॉरी, ठीक है ना। अब होता क्या है, मार्केट में क्या होता है, जैसे किसान मार्केट में अपने अनाज को लेके जाता है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट एमएसपी तो घोषित कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है। जैसे अभी गेहूं का 1925 था पर क्विंटल का रेट मिनिमम एमएसपी, तो गवर्नमेंट तो कर देती है। लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ की आप मंडी में जब सामान लेके जाते हो तो वहाँ के सर्कमस्टेंसेज या वहाँ के बिचौलिए या वहाँ का इंफ्रा आप लोगों को, मतलब किसानों को मजबूर कर देता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई आपको एमएसपी पे नहीं दे रहा तो वो कम पे भी दे रहा तो किसान बेचने के लिए एग्री हो जाता है। जैसे क्या होता है कि मान लो किसान गेहूं लेके गया और गेहूं में नमी की एक फिक्स मात्रा होती है, उससे ज़्यादा अगर नमी की मात्रा होगी तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं खरीदने से। सरकारी एजेंसी भी तो एक उनके भी तो कुछ स्टैंडर्ड होंगे ना जिसको देखकर वो गेहूं लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एमएसपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आपका मान लो 2000 रुपये, और वो गया अपनी मंडी में लेकर और उसकी मशीन से जब उसका गेहूं की नमी की मात्रा देखी तो वो कुछ हल्की सी ज़्यादा मिल गई, हल्की सी ज़्यादा, लाइक 1% ज़्यादा ही मिल गई, 1 पॉइंट ज़्यादा मिल गई। तो वहीं से फिर किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। तो सरकारी जो विभाग है वो बोल देगा कि भाई हम तो नहीं लेंगे इसको, ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर ऐसे में एंट्री होगी बिचौलिए की, वो कहेगा कि भाई देख या तो अपने गेहूं को आप वापस ले जाओ या फिर मैं तो इसके केवल 1800 रुपये दूंगा, बेचना हो तो बेच। अब वो वापस ले जाएगा, किसी की किराए पर करके वो लोग ट्रैक्टर या ट्रेली में भर के अपना गेहूं लाया वो वापस ले जाएगा, ये तो बहुत कम चांसेस है। तो वो क्या कहेगा कि सर ठीक है आप लोग ऐसा ही कर लो, आप 1800 ही दे दो, ठीक है। तो पीएम आशा योजना में तीन इसके सब पार्ट हैं, 3 इसमें योजनाओं को शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो पहला है, लिख लो आप, इस योजना के अंतर्गत यदि किसान मार्केट में एमएसपी को प्राप्त नहीं कर पाता है, यदि किसान मार्केट में एमएसपी को प्राप्त नहीं कर पाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे किसान को राहत पहुंचाने के। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास किसान को राहत पहुंचाने के 3 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा एमएसपी पर खरीद, किसानों से सीधा खरीद कर लेगी गवर्नमेंट, ये तो खैर अभी है ही। किसानों के साथ गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन करके उनकी फसल को डायरेक्ट खरीद लेगी एमएसपी पर, पहला ऑप्शन। सेकंड, भावांतर भुगतान योजना, इसका यूज कर सकती है। भावांतर मतलब भाव में डिफरेंस, रेट्स में डिफरेंस। जैसे अब एमएसपी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने मान लो 900 रुपये और उसको बेचना पड़ गया वो 700 रुपये में, तो जो ये 200 रुपये का भावांतर आ गया ना, जो एक गैप आ गया, प्राइस गैप जो आ गया है, इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट किसान के खाते में डाल देगी। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सिस्टम है उसकी सहायता से क्या करेगी गवर्नमेंट, डायरेक्ट ये 200 रुपये उसके खाते में डाल देगी। ठीक, तो ये क्या आपका भावांतर भुगतान योजना। और इसमें तीसरा स्टेप क्या होगा, ये हालांकि जो तीसरा स्टेप है ये अभी पायलट प्रोजेक्ट में ही है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लाइक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना, मतलब सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ शहरों में या कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंट करके देखा जा रहा है। अभी इसको नेशनल लेवल पर हम नहीं कह सकते कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप अपनाए जाते हैं एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये देखिए
सवाल कई मन में और भी आते हैं, जैसे कि भाई आज तक बहुत सारी गवर्नमेंटें आई हैं, कांग्रेस आई, बीजेपी आई है, अभी बीजेपी है, पिछले 5 साल से, पहले कांग्रेस थी। तो मतलब हर जो भी गवर्नमेंट आई है, हर किसी ने ये कहा कि भाई किसानों के हमें आय दुगनी करनी है, किसानों का हमें फ़ायदा पहुंचाना है, किसानों के लिए ये करना, किसानों के लिए वो करना है। लेकिन आज तक किसानों को ग्राउंड लेवल पर कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाया है, या जिनको भी हो पाया वो बड़े लेवल के किसान हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, उनको बेनिफिट हो पाया। छोटे किसानों को तो कोई बेनिफिट हो नहीं पाया, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है सरकार के द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक सब्सिडियां। सरकार के द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक सब्सिडीज इसका एक प्रमुख कारण कह सकते हो आप। सरकार इतनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है किसानों को, जिसके कारण क्या होता है कि सरकार के पास इन्वेस्ट करने के लिए फिर पैसा नहीं बचता। सरकार के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचता। इसको आप कैसे समझ सकते हो? मान लो एक परिवार है, सिंपल में मैं इस समझने के लिए आप इसको समझो। मान लो एक परिवार है और उस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक पति पत्नी रहते हैं। अब सरकार ने उनको सब्सिडी दी है। सब्सिडी का मीन्स का मतलब सरकार ने उनको राशन सस्ता प्रोवाइड करा दिया है, सरकार ने उनको पानी की सब्सिडी दे दी है, मतलब पानी का बिल कम आएगा, राशन दे दिया है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने हेल्थ के ऊपर, वहाँ पर हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छे हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं है, अच्छी एजुकेशन के लिए वहाँ पर स्कूल नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो क्या उन बच्चों का भविष्य मजबूत बन पाएगा? सरकार ने सब्सिडी तो दे रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो खा रहे हैं, लेकिन क्या इससे उन बच्चों का भविष्य में कुछ ना कुछ उनका भविष्य मजबूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को इन सब्सिडी के साथ साथ, सब्सिडी देना बुरा नहीं है, सब्सिडी देना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सब्सिडी दीजिए आप, आज डिमांड है। क्योंकि वरना तो किसान बेचारे बिल्कुल ऐसी हालत में पहुंच जाएंगे जहां वो खेती करना ही नहीं चाहेंगे। सब्सिडी तो ज़रूरी है, बट आपको सब्सिडी के साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना होगा। आपको नहरें खुदवानी पड़ेंगी, आपको बंजर ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको गांव के लेवल पर ही फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लाना पड़ेगा, वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि किसान एक मोल भाव की कंडीशन में आ सके, वो भी अपने प्रोडक्ट का मोल भाव कर सके, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ करती हैं, ऐसा ही किसान भी अपने प्रोडक्ट का कर सके, तभी किसान बेनिफिट में आ सकता है, अदरवाइज तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए आप, रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। रिमोट मतलब दूर एरिया में रहने वाले, रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हाल ही में एक सिस्टम को इजाद किया गया, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? BEL, बेल के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। अब इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में लिखिए। ये तो हो गया कि रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। जो दूर दराज एरिया में अगर कोई पेशेंट इस तरह का पाया जाता है तो उसको एक मतलब वहाँ तक पहुँच सके गवर्नमेंट, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप बेल के बारे में लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखिए पहला, ये आपका एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। यह इसको एक नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, नवरत्न स्टेटस है इसके पास।
महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है ना गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न कंपनियों को, तो इसको नवरत्न का स्टेटस प्राप्त है। तीसरा पॉइंट लिखिए, भेल जो ये कंपनी है ये आपकी ईवीएम और वीवीपैट्स भी बनाती है। भेल ही इनका निर्माण करती है ईवीएम का, जिसमें वोट डालते हैं, और वीवीपैट जो ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगा होता है ना, जहाँ पर आप वोट दबाते हो तो वोट दबाने के साथ ही उसमें एक लाइट जलती है जो मशीन रखी होती है, और उसमें वो फ़ोटो आ जाता है कि भाई आपने किसका दबाया है। तो वो पर्ची आती है, वो दिखती है 1-2 सेकंड के लिए, और फिर वो उसी डिब्बे में गिर जाती है, आपको नहीं मिलती। वो जो भी वोट डालने गए होंगे आपको पता होगा इस बारे में। और इन द फ्यूचर अगर आप कभी वोट डालने जाओ तो इस बारे में अपने आस पड़ोस में अपने जो जनता आपके पास रहती है, कम पढ़े लिखे लोग जो है, उनको ये बताइएगा कि जब भी आप लोग वोट डालो, वोट डालने के बाद एक रेड बटन दबाइए आप, मतलब वहाँ पर जो लिस्ट होगी ईवीएम मशीन में, उस पर आप जिसका भी बटन दबाओगे तो आप वहाँ रुकिए 5-6 सेकंड के लिए, और वो आपके राइट हैंड पर जो वीवीपैट मशीन लगी होगी उसमें एक इतना सा विंडो होती है देखने की, आप उसमें देखिए कि उसमें जो पर्ची आई है क्या उस पर जिसका भी आपने निशान, जिस भी निशान के सामने आपने बटन दबाया है क्या उसका उसी में निशान की पर्ची है या नहीं है। ठीक है ना, ताकि आप ये इंश्योर हो सको कि मैंने जिसका वोट डाला है उसी का वोट पड़ा है। ठीक है, तो सबको जागरूक कीजिए, एजुकेशन का यही मतलब है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसी में लिखिए कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, भेल के बारे में लिख रहे हैं हम, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाना इस कंपनी का प्राथमिक कार्य है। प्राइमरी वर्क अगर पूछ ले तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाना, लाइक वॉकी टॉकी वगैरह जो भी होते हैं, तो वो बनाना भेल का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अभी कोविड को लेकर बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लॉन्च किए हैं, तो बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। अभी जैसे ये नेक्स्ट आपका पॉइंट नाडी, NAADI, नाडी होती है ना, आप हम हाथ पे लग कर देखते हैं, नाडी ये कोविड के पेशेंट की ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पोर्टल है या एक ऑनलाइन व्यवस्था है। कोविड पेशेंट की मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल या व्यवस्था है, मॉनिटरिंग सिस्टम है नाडी। ठीक है, चलिए एक नोट बना लीजिए छोटा सा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में रिसेंटली रशिया ने औपचारिक रूप से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। रिसेंटली रशिया हैज़ फॉर्मली अडॉप्टेड द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। हाल ही में रशिया द्वारा 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया था उसको औपचारिक रूप से फॉर्मली उसको रेटिफाई, सिग्नेचर सब कुछ करके अडॉप्ट कर लिया। तो भारत ने तो खैर पहले ही कर लिया था। रशिया एक बड़ा देश है, एक महाशक्ति के तौर पर आप लोग कह सकते, तो उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो क्योंकि यूएस से बाहर हो गया तो रशिया को तो आना ही था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, अगर एक शक्ति जाएगी तो दूसरा उसका स्थान तो लेगी ना। ठीक है, तो यूएस से गया पेरिस से बाहर तो रशिया आ गया। ठीक है, अब इसी में लिखिए आप आगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, भारत ऐसा लॉन्च करने वाला है, ऐसा एक्शन प्लान बनाने वाला विश्व का सबसे पहला देश है। ठीक है, मतलब इस प्लान में क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बताया कि हम लोग किस तरह से हमारी जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं हम उसको किस तरह से धीरे धीरे करके
कम करेंगे, या अभी जो हम लोग एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो सोर्स यूज कर रहे हैं उसको हम किस तरह से रिन्यूएबल या नवीकरणीय सोर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट है, लिख लीजिए। पहला लिखिए, भारत सरकार का प्रयास है कि 2037-38 तक सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में कूलिंग डिमांड को, कूलिंग कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर प्रोसेस करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, कूलिंग के लिए हीट की तो उसकी पड़ती ना, इलेक्ट्रिसिटी की या एनर्जी की आवश्यकता होती। तो कूलिंग डिमांड को 20 से लेकर 25% तक कम किया जाएगा। 2037-38 तक कूलिंग डिमांड को प्रत्येक सेक्टर में लगभग 20 से लेकर 25% कम किया जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, 2037-38 तक जो रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर मतलब परशीतक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शीतलक जो भी होता है जो ठंडा रखता है चीज़ों को, रेफ्रिजरेटर की जो डिमांड है उसको भारत सरकार का प्रयास है कि उसको 2037-38 तक 25 से लेकर 30% तक उसको कम किया जाए। 25 से लेकर 30% तक उसको कम किया जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, सरकार का प्रयास है कि 2037-38 तक कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को 25 से लेकर 40% तक कम किया जाए। 2037-38 तक भारत सरकार का प्रयास है कि कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को 25 से लेकर 40% तक कम किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार का प्रयास है कि 2022-23 तक 1 लाख व्यक्तियों को एनर्जी सेविंग के फील्ड में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जाए। 1 लाख लोगों को एनर्जी सेविंग मतलब किस तरह से आप एनर्जी को सेव कर सकते हो, इस क्षेत्र में लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। 1 लाख लोगों को कब तक? 2022-23 तक। ठीक है। और इस प्रयास को स्किल इंडिया के साथ कनेक्ट करना, और इस प्रयास को स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है भारत सरकार का उसके साथ इसको कनेक्ट करना। ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट का प्रयास है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, मतलब ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है और एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, दो अलग अलग चीज़ हैं ये। फंड का मतलब तो क्या होता है कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर कोल माइंस है या कुछ और नेचुरल संसाधन पाए जाते हैं, उनको निकाला जाता है, तो उस निकालने की प्रोसेस में बहुत सारा मतलब वहाँ के जो लोकल ट्राइब वगैरह होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिवली, तो उसमें कुछ पैसा डाल दिया जाता है। जो भी कंपनी उसको निकालती है तो उसमें कुछ पैसा डाल दिया जाता है और उस पैसे का यूज उस एरिया के डेवलपमेंट में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है जिसमें वो पैसा डाला गया है, इसकी देखरेख करता है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इससे जो पैसा निकाला उसको किस तरह से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में। पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। यह एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट
जिसे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लॉन्च किया गया था, कि इसके अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है ना, तो एक वैधानिक संस्था है और इस एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया है। इसे राज्य सरकारों के द्वारा स्थापना इसकी की जाती है। मतलब ये अथॉरिटी राज्य सरकारों को दी गई है कि आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को क्रिएट कीजिए, क्योंकि राज्य सरकारों को ये अंत में देखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और इसकी इम्प्लीमेंट किस ढंग से हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग और इसकी इम्प्लीमेंट किस ढंग से हो रही है, यह देखने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है, वही इसकी नोडल एजेंसी है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है, तो उसको देखने की जिम्मेदारी, उसको मॉनिटरिंग और उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। कंफ्यूज नहीं होना, इसको बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वही बात है ना, आप लोगों को जैसे मूवी वगैरह में देखते होंगे, भू माफिया जो होते हैं उनका स्टेट गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है ना, तो वो संभावना हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक ढंग से उसको इम्प्लीमेंट ना करवा पाए, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। और जबकि आपको पता ही है कि ये किस एक्ट के अंतर्गत बना है, ये आपका माइंस एंड मिनरल्स जो आपका एक्ट है वो केंद्र सरकार का एक्ट है, तो उसको इम्प्लीमेंट और उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, जो इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है ना, तो ये है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, IGOT, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, IGOT, IGOT। ये कोरोना से लड़ने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की एक पहल है। कोरोना से लड़ने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की पहल है। मतलब जो भी कोरोना की इस महामारी में जो भी एज ए फाइटर की तरह हम लोगों की रक्षा करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसको क्या क्या स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से अपनी भी सेफ्टी करनी चाहिए, तो उनको लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दीक्षा, यूपीएससी आपसे पूछ लेगी दीक्षा की जगह ना स्वयं पोर्टल लिख देगी, स्वयं पोर्टल जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है, दीक्षा पोर्टल नहीं लिखेगी, स्वयं पोर्टल लिख देगी। MHRD मिनिस्ट्री सेम लिख देगी कंफ्यूज करने के लिए, और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर याद नहीं आएगा कि स्वयं पोर्टल था या दीक्षा पोर्टल था। तो ये दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लिखिए, लास्ट है ये, नेक्स्ट लिखिए, नोट बना लो इसका। तो आप लोग ये कुछ ऐसा है ना, ये हिंदू के आर्टिकल में आया है, एडिटोरियल सेक्शन में है, तो इसको ऐसे कैसा लिख लेते हैं। यूपीएससी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी। लिखिए, WTO के अंतर्गत, नोट बना के लिख लो, 2-3 टिक मार लो, बादल बनाने हैं, जो भी कुछ बनाना आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। WTO के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों की किसी भी परिभाषा को मान्यता नहीं दी गई है। WTO किसी भी देश को विकसित या विकासशील देश की मान्यता नहीं देता है, परिभाषित नहीं करता है।
मतलब WTO के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी देश को डेवलप माने या वो किसी देश को डेवलपिंग कंट्री माने। ठीक है। नेक्स्ट, इसके इस WTO में जो भी सदस्य होते हैं वो खुद ही ये बताते हैं कि हम लोग डेवलप कंट्री हैं या हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। तो मेंबर खुद ही अनाउंस करते हैं, ठीक है ना, वेदर दे आर डेवलप कंट्री और दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो WTO के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है सेग्रीगेट करने का कि ये डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। इम्पोर्टेंट, इसी में लिखिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अदर मेंबर इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप कंट्री नहीं है, ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, या ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये डेवलप कंट्री हो चुकी है। इसको एग्जांपल से इजीली समझ जाओगे। जैसे हाल ही में यूएसए ने चाइना के दावे को चैलेंज किया है। जैसे चाइना ने खुद को ये बोला कि हम लोग तो विकासशील कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यूएसए ने कहा है WTO में कि आप इसको डेवलपिंग कंट्री से निकाल कर आप इसको डेवलप कंट्री में डालिए। ठीक है ना, क्योंकि चाइना दिखाता कुछ हो रहा है लेकिन ये अंदर से कुछ हो रही है। ठीक है। तो ये आपका ये अदर मेंबर इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हाल ही में यूएसए ने चाइना को किया है, याद रखने के लिए लिख लो। जैसे हाल ही में यूएसए ने चाइना को किया है। अब WTO के अंतर्गत जो विकसित देश है, कुछ एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा दिमाग में। लिख लीजिए, पहला जापान, विकसित देश जो है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन और कनाडा। डेवलपिंग के लिख लीजिए, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। अब आप लोग कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं? आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जैसे साउथ कोरिया में वो आपको पूछ लेगा कि साउथ कोरिया आपका डेवलप में है या डेवलपिंग में है। तो हमें लगेगा ये साउथ कोरिया तो अच्छा खासा देश है, अच्छा अमीर है, कम पॉपुलेशन है, तो डेवलप कंट्री होगा, और हम टिक लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। जैसे पूछ लेगा कनाडा, तो आप लोग सोचोगे यार कनाडा खैर इतना भी अमीर नहीं हो सकता, ठीक है अच्छा खासा, लेकिन वो भी डेवलपिंग में ही होगा। या न्यूजीलैंड तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए मशहूर है, हम लोग इतना उसको डेवलप नहीं मानते, डेवलपिंग ही होगा, लेकिन वो डेवलप है। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा। इंडिया, रशिया, चाइना, ये तो बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए कि ये अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। इंडिया, रशिया और चाइना, ठीक है ना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। तो ये आपका WTO से रिलेटेड हो गया है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और कल के लिए अगर बात करें तो कल का छुट्टी रहेगी, कल संडे के लिए। आपको जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया है, ये आप इसको ठीक ढंग से रिवाइज कीजिए, कंसोलिडेट करने की कोशिश कीजिए। पूरा एक दिन होगा आपके पास, मंडे से फिर वही रूटीन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। आज शायद टाइम भी कम है, लेकिन करते हैं। चलिए, तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। अगर वो पूरी होगी तो आज ठीक है, नहीं तो उसको 2 पार्ट में करके कल भी कंटिन्यू कर लेंगे, परसों। आज बात करें, वैसे आज का टॉपिक था स्टोरी में अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने मतलब शुरू से ही हमारे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव, ये पूर्वाग्रह डाल दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था।
और मतलब उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं जिनके लिए वो फेमस था। लेकिन आप लोग अगर उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखोगे ना, तो आप ये महसूस करोगे कि यार ये आदमी ने तो आज की भी गवर्नमेंट इस आदमी के रूल को ही कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है, आज की भी, देख रहे हो ना। और बिल्कुल अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन समझदार था, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। तो डिग्री से कुछ नहीं होता है, डिग्री आपको बस एक सेटिस्फैक्शन देती है कि आपके माइंड में कि हाँ मैंने इतना पढ़ा हुआ है, बट आपका समझ का लेवल कितना है ये आपका डिसाइड होता है जब आप समाज में उतरते हो। तो उस आदमी के पास नॉलेज फैक्ट वाइज तो बहुत कम थी, उसको पता ही नहीं था कहाँ क्या है, ये है वो है, लेकिन उसके पास समझदारी ज़बरदस्त थी। और इस समझदारी का ही परिणाम है कि लगभग उसने, आप साउथ का लाइक आप तमिलनाडु और केरल टाइप का जो नीचे का पार्ट आप उसको छोड़ दो तो, और लाइक उड़ीसा बंगाल साइड को छोड़ दो, तो लगभग आप पूरा इंडिया पर उसने शासन किया। पहला शासक जिसको आप कह सकते हो कि साम्राज्यवादी युग की स्थापना सल्तनत काल में किसी ने की, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो उसके चाचा थे, उसको मारकर उसने गद्दी हासिल की। ठीक है। देखिए उस टाइम पे ये प्रचलन था, ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइम पे आप इसको गलत या सही बोल सको। उस टाइम की सिचुएशंस अलग थी, कंडीशन अलग थी। जो भी मजबूत होता था, जो पावरफुल होता था, उसको खुद को साबित करना होता था कि मैं हूँ, और मैं इस हूँ की लड़ाई में कहीं ना कहीं उसको इस तरह के कार्य करने पड़ते थे। जैसे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की। ठीक है ना। और एक हिस्ट्री से, दिमाग से, जो भी हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहूँगा कि हिस्ट्री का जब भी आप पढ़ो तो आप उसको हिंदू या मुस्लिम के दिमाग से, पर्सपेक्टिव से मत पढ़िएगा प्लीज़। हिंदू राजा मुस्लिम राजा के दिमाग से मत पढ़िएगा। तो ये सोच लिया अगर आपने ये ऐसा स्टार्ट किया तो दिमाग कहीं ना कहीं आपका घूम जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको वो बेनिफिट नहीं दे पाएगा जो यूपीएससी की डिमांड है, जो यूपीएससी आपसे चाहती है। हिंदू मुस्लिम का करके मत पढ़िए, उस टाइम की कंडीशन देखिए, उस टाइम की सिचुएशन देखिए, तब आप ये फैसला कीजिए कि इस आदमी ने जो किया वो राइट था या इस आदमी ने जो नहीं किया वो रॉन्ग था। अलाउद्दीन खिलजी को हम जानते हैं, लाइक पद्मावत मूवी जो आई थी उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस हो गया, बच्चा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने लगा। लेकिन वो सीमित नॉलेज है, उसमें सिर्फ वही बात है कि इसकी क्रूएल्टी को दिखाया गया, ये बताया गया कि किस तरह इसने लाइक पद्मावत जो रानी थी उसको पाने का, उसको देखने का इसने प्रयास किया और अंत में उन्होंने जौहर कर लिया। मूवीज़ को लेकर आप मतलब ऐसा मत कर हो जाइए कि आप मूवी को देखा और आपने छवि बना ली दिमाग में कि ये आदमी तो ज़रूरी ख़राब होगा। मूवीज़ जब बनती हैं तो मूवीज़ में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनको लाइक एक जो बिल्कुल अनपढ़ ऑडियंस है उनके लिए भी मूवी बनानी पड़ती हैं, जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है उनके लिए बनानी पड़ती है, और जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको ध्यान में रख कर भी वो लोग मूवी बनाते हैं। तो उनको एक मास के लिए मूवी बनानी होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के आदमी हैं, व्यक्ति हैं। तो उसमें वो सॉन्ग भी भरेंगे, वो उसमें डांस नंबर, आइटम नंबर, सब तरह की चीज़ें डालेंगे ताकि ऑडियंस उसको देखे। लेकिन हिस्ट्री और मूवीज़ दो अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर वो बना। ठीक है। और पहला शासक जिसने लाइक साउथ में दक्कन की तरफ जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया, दक्कन की तरफ, इसके द्वारा अपने चाचा को मारने की जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
इसने दक्कन साम्राज्य में जो कड़ा, जहाँ का ये गवर्नर था, वहाँ पर इसने हमला किया, अच्छी खासी लूट माट की, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। लेकिन उस टाइम पर राजा कौन था? उस टाइम पर तो राजा था, इसके चाचा थे जो जलालुद्दीन खिलजी, वही थे। तो उसके दरबारियों ने कहा कि देखो, आपका ही भतीजा है, आपके द्वारा पला, आपके नीचे बड़ा हुआ, और आपसे बिना पूछे देखो उसने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो इसकी चाल ये थी कि मैं उसको वहाँ तो मार नहीं सकता, कि एक काम करता हूँ, इसको अपने पास बुलाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का ये दिमाग था। तो उसने बुलाया उसको, उसने अपने संदेशवाहक भेजे, दूत भेजे अलाउद्दीन खिलजी ने कि आप जाओ और मेरे चाचा को ये बातें बताओ। तो उन्होंने कहा कि जाकर जलालुद्दीन खिलजी से कि वो तो आपसे डरा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, वो आपके पास नहीं आएगा, आप ही को उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े हो और वो आपसे डरा हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास है। आप एक बार आप उसको चल के मिल लो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो आपका सामना नहीं कर सकता। तो जलालुद्दीन खिलजी को लगा यार सच में मैं पावरफुल तो हूँ, मैं राजा हूँ, और अगर उसके अंदर इतनी है अलाउद्दीन खिलजी की, वो मेरे से डरा हुआ, तो वो तो बहुत खुश हुआ जलालुद्दीन खिलजी की डरा हुआ मेरे से। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी की चाल थी। अब वही बात है ना, पहले अब मान लो आप डीएम हो और आपके अंडर में चपरासी है। अब चपरासी ने कोई गलती की और वो डरा हुआ है, कहने को डरा हुआ, और उसने कुछ गलती की, और आप उसको मनाने के लिए उसके घर पे चले जाओ। एक राजा को ये काम शोभा नहीं देता कि आप उसको मनाना, आप उसको ऑर्डर दो कि भाई मेरे पास आ, देखते हैं क्या सॉल्यूशन है तेरा, क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास आना पड़ेगा आपको, मैं आपके पास थोड़ा आऊँगा। बस वही गलती की और वो ओवर कॉन्फिडेंस में होकर अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसकी गर्दन को काट दिया, और फिर दिल्ली आकर अपने आप को उसने राजा घोषित किया। ठीक है, तो आज की स्टोरी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना ही। इसका हम लोग मंडे को आगे बढ़ाएंगे। इसके जो सुधार है, जो इसके कार्य है, वो आप लोग देखिएगा, आप लोग समझोगे कि कितने ज़बरदस्त काम किए इस आदमी ने। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आगे इस लेक्चर को बढ़ाएंगे और करंट अफेयर का जो हमारी सीरीज़ है उसको चलाएंगे। आप लोगों से यही है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है, और लगातार जो हमारा ये इनिशिएटिव, इसको आप आगे बढ़ाइए, आप इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। आपके पास अगर लिंक है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके आप इसको बताइए कि आप लोगों को अच्छा लगता है, कैसा लगता, बुरा है, या इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, क्योंकि फीडबैक ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।